अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉस। तो हम आज पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स के लॉस। तो आज जो है सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे, दूसरा लॉ जो है दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो किरचॉफ जो है वो एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, जिसने जो है सर्किट एनालिसिस के बारे में बड़े बेहतरीन दो लॉज दिए थे। और उसका टाइम पीरियड था 1824 से 1887 तक। और जो उसने दो लॉज दिए थे उनको हम कहते हैं KCL एंड KVL। KCL क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। एंड KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये जो दो लॉज हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं कि ये जो हैं किसी भी सर्किट का एज अ बेस आप ले सकते हैं कि किसी भी सर्किट को समझने के लिए आपको ये दो लॉज आना बड़े मीन्स मस्ट हैं, आपको ज़रूर आने चाहिए। दे आर एप्लीकेबल एट एवरी लेवल एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये जो दो लॉज हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो भाई आपका इसके बगैर गुजारा नहीं होने वाला। तो आपको ये दोनों लॉज किरचॉफ के KCL एंड KVL ज़रूर समझने हैं कोई भी सर्किट समझने के लिए। अच्छा जी, बगैर टाइम ज़ाया किए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का क्या कहता है? ये जो फर्स्ट लॉ है ये KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट के बारे में है। तो इसकी स्टेटमेंट पे अगर हम आए तो कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड जंक्शन इन अ नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ ज़ीरो। तो जो है किसी भी नोड पर, नोड क्या होता है? जहाँ पर आप डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं, दो या तीन ब्रांचेस एक पॉइंट पर कनेक्ट हों, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक नोड है। तो वो मज़ीद आप एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल इसकी स्टेटमेंट पर अगर आप गौर करें तो कहता है कि किसी भी नोड पर जो इलेक्ट्रिकल करंट होगा वो ज़ीरो होगा। अच्छा जी, और दूसरी स्टेटमेंट हम इसी को अगर दूसरे अल्फाज में बयान करें, इसी डेफिनेशन को, तो कहता है करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड आर अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग आउट ऑफ इट। यानी कि किसी भी नोड की तरफ जो है डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं, तो उनके किसी की नोड की तरफ जो करंट आएगा जो ब्रांच की तरफ से, वो बराबर होगा जितने नोड में से करंट बाहर निकलेंगे। ये मज़ीद आपको समझ में आएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल इसका दिखाऊंगा अभी। तो उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल आप डेफिनेशन समझें कि किसी भी नोड में जितने करंट जाएंगे उससे जितने करंट निकलेंगे वो बराबर होंगे, जहाँ इंटर होने वाला करंट और बाहर जाने वाला करंट दोनों बराबर होंगे। अच्छा जी, तो अगर आप इस फिगर पर गौर करें तो ये जो है हमारे पास एक नोड है। ये जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो कि एक एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, तो इसको हम कहते हैं नोड। अब यहाँ पर देखें आप, I3 से और I2 से करंट इंटर हो रहा है और I1 और I4 से करंट जो है दूसरी तरफ जा रहा है, नोड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम जो किरचॉफ लॉ कहता है वो कहता है कि करंट इंटरिंग इनटू अ नोड इज़ इक्वल्स टू करंट लीविंग फ्रॉम द नोड। यानी कि ये जो दो करंट हैं I2 और I3 जो कि नोड की तरफ आ रहे हैं, और I1 और I4 जो नोड से बाहर जा रहे हैं, ये दो बराबर होंगे। I2 और I3 का सम इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ I1 एंड I4। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समीशन ऑफ n के आई के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पर आई के क्या है? आई के रिप्रेजेंट द करंट इन द kth एलिमेंट एंड n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, टू अ नोड, सॉरी। अब एग्जांपल आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें से ज़्यादा आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द फिगर इन विच 3 करंट्स आर इंटरिंग इनटू अ नोड I1, I2, I3 and 2 currents leaving the node I4 and I5, then according to definition of KCL। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है ये फिगर है जहाँ पर ये एक नोड है। यहाँ से I1, I2, I3 इंटर हो रहे हैं इस नोड की तरफ करंट, और I4 और I5 बाहर निकल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जितने करंट इंटर होगा उसके इक्वल ही, मींस जो आउटपुट निकलेगा वो दोनों बराबर होंगे। तो I1, I2, I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5, और I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 I5 जो है प्लस के थे, इस तरफ हम लेकर गए तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो है सिंपल सी स्टेटमेंट है किरचॉफ का जो करंट लॉ है KCL जिसे हम कहते हैं, वो कहता है कि जितने करंट इंटर होंगे I1, I2, I3 करंट इंटरिंग इक्वल्स टू I4, I5 करंट लीविंग द नोड।
तो ये है बेसिकली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अबाउट करंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, तो एग्जांपल्स से आपको ये जो है ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर ये एग्जांपल देखें तो हमें कहता है डिटरमाइन द करंट्स I3 एंड I4 यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये समझने एक सर्किट हमें गिवन है जिसमें हमें कह रहा है कि आपको I3 और I4 जो है वो फाइंड करना है। तो अब इसको हम अगर एनालाइज करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो नोड्स गिवन हैं, एक ये नोड है और दूसरा ये नोड है। दो नोड्स हमारे पास गिवन है क्योंकि ये मुख्तलिफ ब्रांचेस यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो रही हैं और यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो रही हैं। तो अब हम अगर देखें यहाँ पर पॉइंट ए पर जो ये नोड है, यहाँ पर I2 और I1 दो जो हैं करंट ऐड हो रहे हैं और निकल सिर्फ एक रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, समीशन ऑफ करंट इंटरिंग इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ करंट लीविंग। तो इस नोड की तरफ जो करंट इंटर हो रहे हैं I1 एंड I2 वो हैं 2 + 3 इज इक्वल्स टू I3, निकल सिर्फ एक रहा है तो I3। तो I3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि I3 जो है हमारे पास 5 के बराबर है। अब पॉइंट बी पर हमें यहाँ पर I4 का भी फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप देखें तो अब इस नोड पर करंट इंटरिंग जो हो रहा है, यहाँ से ये I3 इंटर हो रहा है, यहाँ से I5 इंटर हो रहा है और ये I4 यहाँ से निकल रहा है। तो यानी कि I4 जो है वो बराबर होगा ये आउटपुट इनपुट के I5 और I3 के। तो ये हमने वही यहाँ पर किया है, I3 + I5 इज इक्वल्स टू I4 और I3 हमने फाइंड किया 5 है प्लस I5 जो है 1 है वो बराबर है I4 के। तो I4 हमारे पास आ गया 6 एम्पेयर्स। अच्छा जी, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब इस सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या कहता है, I1, I3, I4 एंड I5 आर फॉलोइंग, डिटरमाइन। अब हमें जो है ये जो 4-5 रेजिस्टर्स गिवन है इनमें से फाइंड करना है कि करंट जो है कितना यहाँ से पास होगा। तो सबसे पहले अगर हम I1 की तरफ आएँ तो ये देखें इसमें हमारे पास कितने नोड्स हैं, एक नोड है, 2, 3, 4 नोड्स हैं। तो I1 की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर I1 में जो है इंटरिंग करंट जो है हमारे पास वो है I जो है वो इंटर हो रहा है और जो निकल रहे हैं आउटपुट में वो है I1 और I2। तो हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर I1 इंटरिंग I एंड लीविंग I इज इक्वल्स टू I1 + I2, क्योंकि I1 + I2 ये दो करंट निकल रहे हैं। तो I हमारे पास है 5 एम्पेयर्स, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये I2 गिवन है। तो I2 को हमने प्लस का यहाँ पर था वहाँ उस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। अब I1 इज इक्वल्स टू I1 - I I हमारे पास 5 एम्पेयर गिवन है, I2 हमारे पास 4 एम्पेयर्स गिवन है। 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास हो गया I1। अब अगर हम फाइंड करें I3 के लिए तो यहाँ पर देखें ये जो नोड है इसमें से I1 इंटर हो रहा है और आउटपुट में हमें जो बाहर निकल रहा है वो I3 है, यानी कि सिर्फ एक ही करंट जा रहा है और एक ही करंट निकल रहा है। तो यानी कि I1 समीशन ऑफ इंटरिंग इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ लीविंग, यानी कि I1 जो है बराबर होगा I3 के। तो I1 हमारे पास 1 के बराबर है, 1 इज इक्वल्स टू I3, यानी कि I3 में से भी वो सेम करंट ही फ्लो करेगा। या फिर इसके अलावा आप इस तरीके से भी इसको देखें तो ये जो दो रेजिस्टर्स हैं ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और सीरीज़ में हमें पता है कि करंट जो है वो सेम फ्लो करता है। जो I1 में से करंट फ्लो करेगा वही करंट I3 में से फ्लो करेगा, क्योंकि करंट का एक ही पाथ है यहाँ पर। अच्छा जी, तो अब अगर हम I4 की बात करें तो I4 में भी सेम केस है, जो I2 में से करंट फ्लो करेगा वही I4 में से करंट फ्लो करेगा। तो I2 में से अगर 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो I4 में से भी R4 में से भी वही 4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। अच्छा जी, अब अगर हम R5 की बात करें तो यहाँ पर ये जो नोड है यहाँ पर जो इंटर हो रहे हैं I3 और I4 और जो बाहर निकल रहे हैं वो है सिर्फ I5। तो हमने सिंपली वही कर दिया, I3 + I4 इज इक्वल्स टू I5। I3 हमारे पास है 1 एम्पेयर, I4 है हमारे पास 4 एम्पेयर्स, तो 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5। 5 जो है हमारे पास I5 का जो आंसर आएगा वो 5 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा।
KCL जो है किरचॉफ्स करंट लॉ सिंपल कुछ नहीं है, बस ये है कि जब भी एक नोड में से जितने करंट इंटर होंगे उसमें से जितने बाहर निकलेंगे आउटपुट में, वो दोनों उनका जो सम होगा वो बराबर होगा। अच्छा जी, अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अल्लाह हाफिज़।